हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज के इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा 11वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 का 12वां अध्याय जो है संध्या के बाद का प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं। संध्या के बाद यह एक कविता है जिसके लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। बच्चों, इस कविता को पढ़ाया जा चुका है। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है उस वीडियो को तो उसे अवश्य देखें। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्न अभ्यास आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, संध्या के समय प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? कविता के आधार पर लिखिए। तो बच्चों, संध्या के समय क्या होता है? सूरज जो है वह छिपने लगता है। आकाश कैसा दिखता है? बिल्कुल लाल। और जो झरना बहता है उस झरने का रंग सोने की तरह हो जाता है, वह सोने की तरह चमकने लगता है ना। चलिए इसका उत्तर देखिए। इस प्रकार से आपको लिखना है। संध्या के समय सूर्य का प्रकाश लाल आभा लिए हो जाता है और झरनों से बहने वाले जल का वर्ण स्वर्णिम हो जाता है। ये किरणें गंगा जल को स्वर्णिम करती हुई उसके किनारे की रेत पर धूप छाही बना देती हैं। जैसे जैसे सूर्य डूबता जाता है वैसे वैसे प्राकृतिक परिवेश बदलता रहता है। तांबाई से स्वर्णिम, फिर सुरमई और सूर्य के डूबते ही अंधेरा छा जाता है। दूसरा प्रश्न है, पंत जी ने नदी के तट का जो वर्णन किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर लिखेंगे इस प्रकार से। नदी के तट पर ध्यान में मग्न वृद्ध औरतें ऐसे प्रतीत हो रही हैं मानो शिकार करने के लिए नदी किनारे खड़े बगुले हों। पंत जी ने कविता में वृद्ध औरतों को बहुत सुंदर उपमा दी है। उनके दुख को भी बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। नदी की मंथर धारा को वृद्ध औरतों के मन में बहने वाले दुख के समान बताया गया है। इस तरह से वृद्ध औरतें और बगुले दोनों ही नदी किनारे में मिलते हैं। उनके सफ़ेद रंग के कारण कवि ने बहुत सुंदर उपमा देकर दोनों को एक कर दिया है। तीसरा प्रश्न हमारा है, बस्ती के छोटे से गांव के अवसाद को किन किन उपकरणों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है? तो बच्चों क्या कहते हैं कवि? कवि कहते हैं, शाम होते ही कृषक अपने घर को लौट जाती हैं। उनकी गायें तथा पक्षी सभी अपने घर लौट पड़ते हैं, सभी अपने घर को जाने लगते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, लाला के मन में उठने वाली दुविधा को अपने शब्दों में लिखिए। अब लाला के मन में कैसी कैसी दुविधाएं उठती हैं? कविता अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो कविता पर जो वीडियो मैंने बनाया है उसे एक बार अवश्य देख लें। कविता काफ़ी लंबी थी तो इसीलिए वीडियो जो है वो 2 भागों में बनाया गया है, तो दोनों भागों को आप देखें। देखिए उत्तर लिखेंगे, लाला अपनी छोटी एवं संकुचित दुकान को देखकर वह स्वयं को दयनीय, दुखी और अपमानित अनुभव करता है। जीवन भर अपनी दुकान की गद्दी पर बैठा हुआ उसे ऐसा लगता है जैसे किसी निर्जीव और बेकार अनाज का ढेर हो। वह सोचता था कि शहर में रहने वाले बनियों के समान वह उठ क्यों नहीं पाता। वह थोड़ी सी आय के लिए बात बात में झूठ बोलता है तथा अपने ही वर्ग के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण अपने जीवन को तबाह कर रहा है। समझ गए ना? 5वां प्रश्न हमारा है, सामाजिक समानता की छवि की कल्पना किस तरह अभिव्यक्त हुई है? कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि यहाँ सभी को सारी चीज़ें एक समान एक रूप में मिलना चाहिए ताकि कोई किसी को परेशान न कर सके, कोई दुखी ना हो, सभी सुखी और संपन्न रहे। तो इसका उत्तर होगा, कर्म तथा गुण के समान ही सकल आय व्यय का वितरण होना चाहिए। सामूहिक जीवन का निर्माण किया जाए, सब मिलकर नए संसार का निर्माण करे, सब मिलकर सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का भोग करे, समाज को धन का उत्तराधिकारी बनाया जाए, सभी व्याप्त वस्त्र, भोजन तथा आवास के अधिकारी हों,
श्रम सब में समान रूप से बटे, यानी सभी चीज़ें सभी के लिए समान रूप से हो। अगर ऐसा होगा तो समाज में कोई भी दुखी नहीं होगा। छठा प्रश्न है, कर्म और गुण के समान हो वितरण। पंक्ति के माध्यम से कवि कैसे समाज की ओर संकेत कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि जिसका कर्म यानी जिस मनुष्य का कर्म जैसा हो उसे वैसा ही सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। देखिए उत्तर लिखेंगे। इस पंक्ति में कवि ऐसे समाज की कल्पना कर रहा है जहाँ का वितरण मनुष्य के कर्म और गुणों के आधार पर होना चाहिए। ऐसे में प्रत्येक मनुष्य को उसके गुणों और कार्यों के करने की क्षमता के आधार पर कार्य मिलेगा। इससे आय का सही प्रकार से बंटवारा हो सकेगा। ये समाजवाद के गुण हैं जिसमें किसी एक वर्ग का आय व्यय पर अधिकार नहीं होता है, सबको समान अधिकार प्राप्त होता है। सातवां प्रश्न हमारा है बच्चों, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। तट पर बगुलों सी वृद्धाएं, विधवाएं जब ध्यान में मग्न, मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन। तो यहाँ कवि जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि वो जो वृद्धाएं हैं जो तट पर बैठी हुई ईश्वर में लीन हैं, वह कैसी दिख रही हैं? बगुलों की तरह, कि जैसे बगुला जो है वो ध्यान मग्न खड़ा रहता है। किसके उद्देश्य में? जैसे ही मछली आएगी उसे पकड़ लेगा। देखिए उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियाँ कविवर सुमित्रा नंदन पंत की कविता संध्या के बाद से ली गई हैं, जिसमें कवि ने बहुत सी सुंदर और मार्मिक रूप में प्रकृति का चित्रण किया। कवि ने संध्याकालीन वातावरण में नदी के तट पर बैठी बूढ़ी स्त्रियों और विधवाओं की दशा का वर्णन किया है, जो ऐसे ध्यान मग्न होकर परमात्मा का नाम जप रही हैं जैसे बगुले ध्यान पूर्वक पानी देख रहे हों। उनके हृदय में दुख की मंथन धारा बह रही है। इस काव्य की प्रत्येक पंक्ति में काव्य सौंदर्य अद्भुत जान पड़ता है। पहली पंक्ति में बगुलों सी वृद्धाओं में उपमा अलंकार है। कवि ने तत्सम शब्दों का प्रयोग करके अपनी बात को बहुत सुंदर रूप में चित्रित किया है। तो ये समझ गए आप लोग। आठवां प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। ताम्रपर्ण पीपल से सतमुख झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर। तो बच्चों यहाँ कवि कहते हैं कि पीपल के पेड़ से जो सूखे पत्ते गिर रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं? वो ताम्रपत्र की तरह दिख रहे हैं। किसके जैसे बच्चों? ताम्रपत्र की तरह, यानी तांबे की तरह। वह पीले पीले पत्ते सोने की तरह चमकते हुए दिख रहे हैं। उत्तर हम लिखेंगे, पीपल के सूखे पत्ते ऐसे लग रहे हैं मानो तांबे धातु से बने हों। वह पेड़ से गिरते हुए ऐसे लग रहे हैं मानो सैकड़ों मुंह वाले झरनों से सुनहरे रंग की धाराएं गिर रही हों। अगला प्रश्न है, दीप शिखा सा ज्वलित कलश नभ में उठकर करता निराजन। इसका होगा, मंदिर के शिखर पर लगा कलश सूर्य की रोशनी के प्रभाव से दीपक की जलती लौ के समान लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो संध्या आरती में वह भी लोगों के समान आरती कर रहा है। अगला प्रश्न है, सोन खगों की भांति आर्द्र ध्वनि से नीरव नव करती मुखरित। इसका उत्तर होगा, आकाश में व्याप्त खग नामक पक्षी पंक्ति में उड़ रहे हैं। उनकी गुंजार शांत आकाश को गुंजार से भर देती है। अगला है, मन में गढ़ अवसाद श्रांति आँखों के आगे बुनती जाला। यहाँ जो है इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मनुष्य के मन में व्याप्त दुख तथा कष्ट उसकी आँखों में यादों के रूप में उभर आते हैं। अगला है, छिन ज्योति से चुपके ज्यों गोपन मन को दे दी हो भाषा। तो यहाँ कवि कहते हैं, घरों में विद्यमान दीपक जल उठे, इस अंधकार में उसकी रोशनी अवश्य कमजोर है। उस कमजोर ज्योति ने लगता है
गोपों के मन को एक आशा दे दी है। अगला है बिना आय की क्लांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा। तो यहाँ होगा गांव में लोगों के पास आय का साधन विद्यमान नहीं है, अतः उसके जीवन में बहुत दुख विद्यमान है। ऐसा लगता है मानो यह अभाव उसकी कहानी बनकर रह जाएगा। और अंतिम प्रश्न हमारा है, व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी, दोषी जन के दुख कलेश की। यहाँ कवि कहते हैं दोष से युक्त सामाजिक व्यवस्था ही मनुष्य के दुख का कारण है। धन के असमान बंटवारे के कारण ही समाज में अंतर व्याप्त है। तो बच्चों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपका कोई प्रश्न हो, सुझाव हो तो उसे भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।